नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल फॉर हेल्थ में। मैं हूं अभिषेक सैनी। मेरे साथ हैं डॉक्टर अशोक सामा, जो इंटरनल मेडिसिन में एमबीबीएस और एमडी हैं और उन्होंने लंग डिजीज में फेलोशिप भी की हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना और हार्ट अटैक। ये क्या होता है और इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके इलाज क्या है, इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर सामा। तो सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो हमारा पहला सवाल है कि एंजाइना होता क्या है और हार्ट अटैक, ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। जैसे हृदय के बारे में बोल दें, हार्ट के बारे में बोल दें, पब्लिक के लिए, लेमैन के लिए, आशिक के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं क्या है, दिल है उसका, क्या क्या उसमें बसता है, हमें नहीं ये तो पता। डॉक्टरी तौर पे मेडिकली इसको एक पंप बोलते हैं। इट इज़ अ पंप। तो पूरे ब्लड को बॉडी से इकट्ठा करके साफ होने के बाद पहले पूरा ब्लड लंग्स में आता है। हार्ट की पहले पूरा नीला ब्लड जिसको बोलते हैं वो हार्ट में आता है। हार्ट से जी पूरा नीला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, पूरा ब्लड जी फेफड़े में जाता है। वहां से साफ होकर फिर हार्ट में आता है। फिर हार्ट पंप करके उसको बॉडी में भेजता है। जी पहले पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेस ब्लड, नीला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो हार्ट के जी राइट साइड आता है। हार्ट उसको पंप करके लंग्स में भेज देता है। लंग्स से वो ऑक्सीजन लेके द्वारा लेफ्ट साइड आ जाता है। फिर लेफ्ट साइड हार्ट एज ए पंप काम करके उसको पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। जी दैट मीन टेक्निकली इट इज पंपिंग स्टेशन। इट इज पंप जी ऑर्गन, पंप करता है सिर्फ। तो ये सारे शरीर को ब्लड तो देता है, पर जी जब जी इसको खुद को ब्लड नहीं मिलता तो फिर ये कराई करता है। हम्म, उसकी अपनी ब्लड, इतना खून उसके अंदर आ जाता है, 5.5 लीटर हर मिनट में आता है और चला जाता है। और जी उसको थोड़ा सा खून क्या चाहिए होता है अपने काम के लिए। वो थोड़ा सा खून 3 नाड़ियां होती हैं, कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसके थ्रू जाता है हार्ट के अलग अलग एरिया में। जी जब उसमें रुकावट हो जाती है, किसी तरह से रुकावट के कारण चर्बी होती है, चर्बी जो आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जी चर्बी या चर्बी का कट्टा, वो किसी छोटी नाड़ी में या बड़ी नाड़ी में जमा हो जाता है, तो उससे रुकावट हो जाती है। उस रुकावट जी से पर्टिकुलर एरिया के, हार्ट के पर्टिकुलर एरिया को जब ब्लड नहीं पहुंचता, तो वहां का मसल क्राई करता है, ठीक है, मेरे को खून नहीं पहुंच रहा। उस क्राई से हार्ट पेन होती है। शुरुआती जी स्टेज में जो दर्द होती है वो एक्सर्शन करने पे, हैवी काम करने पे होती है। जी उसको एंजाइना बोलते हैं। जी अगर हम रेस्ट कर लेंगे तो एंजाइना ठीक हो जाएगा। जी अगर दोबारा हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई भारी काम करेंगे, दोबारा हो जाएगा, उसको एंजाइना बोलते हैं। शुरुआती जी स्टेज ये होती है। इसमें अगली स्टेज में एंजाइना डायग्नोज हो जाता है, ईसीजी में आ जाता है, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, टेस्ट करते हैं, टीएमटी कर लेते हैं। ईसीजी में आ जाता है, नहीं तो टीएमटी कर लेते हैं, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। उससे एंजाइना का पता लग जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट जी स्टार्ट कर। तो ये तो अर्ली स्टेज होती है हार्ट की नाड़ी की ब्लॉकेज की अर्ली स्टेज को। जो स्ट्रेस हार्ट को, बॉडी को स्ट्रेस देने पे, एक्सरसाइज करने पे आता है, जी चेस्ट में पेन होता है, उसको एंजाइना बोलते हैं। वो ये जी रेस्ट करने से ठीक हो जाता है और ट्रीटमेंट जी करने से ठीक हो जाता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए, ये जी ब्लॉकेज जो होती है, कत्था जो जमता है, ये बड़ा हो जाता है। और खून की जो नाड़ियां 3 है, उसमें से एक या दो या तीनों बिल्कुल बंद हो सकती है। मतलब जी जब एक डॉक्टर नाड़ी पूरी बंद होती है, तो उस एरिया में हार्ट का अटैक हो जाता है। उस एरिया में बिल्कुल ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, उसको हार्ट हम्म, अटैक हो। पर्टिकुलर जी एक नाड़ी में भी हो सकता है, दो में इकट्ठा भी हो सकता है, तीनों में इकट्ठा भी हो सकता है। जितना जी एक में होगा तो सिम्टम अलग आएंगे, दो में होगा सिम्टम और सीवियर आएंगे, तीनों में होगा तो सिम्टम सीरियस आते हैं। और समटाइम्स उसमें तीनों में इकट्ठा अटैक आता है तो डेथ भी हो जाती है। जी पॉसिबिलिटी रेयर होती है, तीनों में इकट्ठा अटैक आ सकता है। मोस्ट कॉमनली एक में ही होता है। तो जी इसको हार्ट अटैक तब बोलते हैं जब कंप्लीट ब्लॉकेज एक नाड़ी की हो जाए। जो पार्शियल ब्लॉकेज होगी, खून थोड़ा जा रहा है, एक्सरसाइज पे खून की सप्लाई कम होती है, वर्जिश करने पे कम होती है, चलने पे कम होती है, उसको एंजाइना बोलते हैं। जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है, पर्टिकुलर एरिया डेड होना शुरू हो जाता है, उसको हार्ट अटैक। जी जी सर। और हार्ट अटैक में क्या लक्षण टिपिकल होते हैं? एक तो छाती में दर्द होता है,
जी जी मेन कॉमन सिम्टम होता है दर्द, और दर्द के टाइप होता है कि दर्द कहाँ कहाँ जा रहा है वो। जी। छाती के लेफ्ट साइड में जाता है मोस्ट कॉमनली। मोस्ट कॉमन हम्म, क्लासिकल पिक्चर जो दर्द होती है छाती के लेफ्ट साइड में होगी, थोड़ी सी गर्दन में जाएगी और लेफ्ट हैंड में जाएगी, जिसको क्लासिकल हार्ट की दर्द बोलते हैं, टिपिकल दर्द। लेफ्ट जी साइड की चेस्ट में पेन, थोड़ी सी गर्दन पे और लेफ्ट हैंड में पेन, वो क्लासिकल दर्द। अदरवाइज दर्द कहाँ जा सकती है? छाती, सारी छाती में जा सकती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में जा सकती है, जबड़े में जा सकती है, गर्दन में जा सकती है, दोनों हाथों में जा सकती जी जी है। इसका टोटल एरिया हम बोलते हैं अभी, अम्बलाइकस जो अपनी धुन्नी है, धुन्नी के ऊपर किसी भी एरिया में हार्ट की दर्द हो सकती जी। है। और क्लासिकल तो पेन जो होती है लेफ्ट साइड मैं चेस्ट में होती है, लेफ्ट अपर लिंग में होती है, और थोड़ा सा गर्दन का एरिया जो टिपिकल होती है। ये जी टिपिकल जो है सब जगह चली जाती है, छाती के दोनों साइड, दोनों हाथों में, जबड़े में, गर्दन में, और अम्बलाइकस के ऊपर वाले पेट के हिस्से में। और इसके साथ जी पेट के लक्षण भी आते हैं। ये तो दर्द का एरिया हो गया। एक दर्द की टाइप होती है भी। दर्द किस टाइप का होता है? दो तरह का होता है। हम्म, एक तो प्रिकिंग पेन होता है, एक बर्निंग पेन होती है। जी दूसरा जकड़न होती है, टाइटनेस, छाती में जी टाइटनेस होती है, छाती जकड़ जाती है, फिर उसको सांस नहीं आता, और हाँ गले जी में चोकी सेंसेशन आती है, गले में जैसे सांस नहीं आ, चौक हो रहा है गला। ये जी पेन के साथ सिम्टम आते हैं। एक बर्निंग पेन होती है, एक कटिंग पेन हम्म, होती है, या इसको कई तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। पर एक एडिशनल सिम्टम जो आता है, छाती में जकड़ जाता है, सांस नहीं आता, उसमें गले में चोकिंग सेंसेशन होती जी है। ये तो टिपिकल चीजें हैं, दो चीजें। जो रेयर सिम्टम शरीर के अंदर आते हैं उनमें 7-8 सिम्टम है, जैसे चक्कर आ जी जाता है, डॉक्टर साहब। थकावट हो जाती है, हम्म, थोड़ी सी एक्सरसाइज यानी काम करने लायक नहीं रहता वो, सिर में भारीपन आ जाता है, जी डॉक्टर साहब। पसीना आता है, खाना पचता नहीं, उल्टी आ जाती है, जी कच्चा होता जी है, तेज सांस चलने लग जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत एंग्जाइटी होती है, एंक्शियस हो जाता है पेशेंट, और धड़कन हम्म, तेज हो जाती है। ये 8-7 सिम्टम साथ में हो सकते हैं। मैं दोबारा डॉक्टर से साहब बता दूं, इसमें मैं ये जानना सिम्टम चाहूंगा कौन इसमें, सा है? डॉक्टर साहब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब क्या ये खतरा इसमें कितना हो सकता है और क्या है वो बताइए सर। रिस्क फैक्टर एक तो मेन तो हेरिडेटरी होता है इसमें, यानी कि जिसके परिवार में माता पिता या फादर मदर या मैटरनल साइड जो फैमिली ट्री होता है, जैसे जी फादर मदर ब्रदर सिस्टर, मैटरनल साइड मामा अंकल मासी, इन इस पे जी हेरिडिटरी आती है। ये 35 to 55% केसेस में आती है। बाकी ओके सारे एक्वायर्ड कार्ड हैं, बाकी अपने हाथ में होते हैं जो कारण होते हैं। ये हेरिडिटरी फैक्टर हो रहता है, इन लोगों को ज्यादा होता है जिनमें हेरिडिटरी हो। बाकी जो रिस्क फैक्टर हम काउंट करते हैं जो लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, एक तो अगर बीपी हाई रहता है, बीपी हाई जी रहता है उसको अटैक हो सकता है कभी भी। अगर वो डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, शुगर के पेशेंट में हार्ट अटैक अर्ली स्टेज में आ जाता है, यंग एज में आ जाता है, जी एंजाइना आता है, फिर हार्ट अटैक आता है शुगर वाले पेशेंट में। जी उसके ओबीस पेशेंट है जो मोटापे, जिसमें मोटापा होता है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, और हार्ट अटैक एंजाइना के लिए। मोटापा चारों चीजों के लिए रिस्क फैक्टर है। जी हाँ, जी जो उसके बाद हमारे जो अपने अपने आप हम अक्वायर्ड करते हैं, स्मोकिंग है। हम्म, सबसे गंदा और वर्स्ट फैक्टर है स्मोकिंग, जी जो सब चीजों को खराब करता है। स्मोकिंग से हार्ट भी डिस्टर्ब होता है, शुगर भी, जी ओबेसिटी भी डिस्टर्ब होती है, और आपका किडनी भी डिस्टर्ब होती है। जी डॉक्टर इसके साहब। बाद आता है हैवी कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई जी कोलेस्ट्रॉल जी में आजकल कहते हैं एलडीएल, एलडीएल हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल हेल्थ जी नहीं, एलडीएल। टिपिकल एलडीएल जो 5 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें एलडीएल एक टाइप होती है, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जी बैड फॉर हार्ट। ये एलडीएल ही खून की नाड़ियों में जमता है, बाकी 4 तरह जी के इतने हैवी नहीं होते। उसके बाद रिस्क फैक्टर आ जाता है जो अपना सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आप कहते हैं हम्म, लाला टाइप लाइफ, अपनी गद्दी में बैठे रिमोट से टीवी चला रहे हैं, रिमोट से सब कुछ चल रहा है, नौकर काम कर रहे हैं, जी साइकिलिंग अपना मोटरसाइकिल में बैठे, गाड़ी में बैठे, आके सोफा में बैठ के टीवी देखने लगे रिमोट से, सिडेंटरी लाइफस्टाइल। ये बहुत फिजिकल मेजर रिस्क है। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती लाइफ में, क्योंकि जी आप ऑफिस में बैठे, एसी चल रहा है, रिमोट से आपका टीवी चल रहा है, आप गाड़ी में जी बैठे, गाड़ी चल रही, ड्राइवर चला रहा है, आप घर पे हम्म, गए, रिमोट से टीवी देख रहे, रामू पानी ला रहा है, खाना लगे, मैडम खाना लगा रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। फिजिकल जी एक्टिविटी, दैट इज नोन एज सेडेंटरी लाइफस्टाइल।
जी, जी। उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल का एक मात्रा तक एक यूज़फुल है, अदरवाइज़ हुँ, एक्सेस में अल्कोहल लेना भी वेरी रिस्पेक्टेड। नो जी। मॉडरेट अमाउंट हम अलाउ करते हैं, मॉडरेट अमाउंट यानी कि सोशल मॉडरेट बोलते हैं 1 टू 2 पैक्स। हुँ, और इससे ज़्यादा जो अल्कोहल हैवी अल्कोहल जो बाउट्स होते हैं, उससे हार्ट को दिक्कत होती है। ठीक है। जी। और सबसे मेन जो आजकल जो मेन फैक्टर जो प्राइमरी फैक्टर हो गया है, इन सबसे ऊपर हो गया दैट इज़ स्ट्रेस। हर स्ट्रेस। आदमी की लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है। जी, बिल्कुल। ये ये यानी सारे फैक्टर अब सेकेंडरी हो गए, स्ट्रेस है प्राइमरी हो गया। पहले स्ट्रेस सबसे एंड में काउंट होता था। आजकल स्ट्रेस जी, सबसे मेन कारण हो गया है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब इसको डायग्नोज़ कैसे किया जाए? मतलब कैसे इसका इलाज पता लगाया जाए? ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इससे पहले तो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, जैसे पेशेंट तो अपने आप जज कुछ इंटेलिजेंट पेशेंट होते हैं या अटेंडेंट होते हैं या आस-पास लोग जी। होते हैं, तो वो हुँ, हुँ। सिम्पटम्स समझ जाते हैं हार्ट अटैक के सिम्पटम हैं। वो जी, ना समझने में सिम्पटम एक आता है, बहुत कम एक मिसलीडिंग फैक्टर होता है, बहुत कॉमनली होता है। हल्की सी जी। दर्द हुई, उल्टी आई, पेट में दर्द हुई, कहता है जी बस गैस बनी थी, एसिडिटी हुई, ठीक हो गया। बेसिकली हुँ। मोस्टली 30-40% केसेज़ में हार्ट अटैक निकलता है। वो अटैक जी, जी। क्यों ऐसे आता है, वो हार्ट की रेस्टिंग वॉल होती है, नीचे वाली दीवार, उसमें अटैक होता है वो। वो पेट के ऊपर ही पड़ी होती है, तो उसमें पेट के सिम्पटम आते हैं। उल्टी जी, आ गई, पेन हुई, वॉमिटिंग हुई, पसीना आया, ठीक हो गया, हाँ जी, ठीक हो गया। बेसिकली वो बाद जी, में हार्ट अटैक नहीं होता है। जो क्लासिकल हार्ट अटैक है, उसमें सिम्पटम आते हैं। जैसे आपको पेन बताया ना, ये सारा पेन का, जी, छाती में जकड़न का और बाकी सिम्पटम है। इसको डायग्नोज़ करने के लिए सबसे छोटे से छोटे सेंटर में बहुत कॉमनली पड़ी होती है ईसीजी। जी, ईसीजी हर सेंटर में होती है। जी, ईसीजी 70% 80% केसेज़ में डायग्नोज़ कर देती है हार्ट अटैक है या जी। एंजाइना। हाँ जी, हाँ जी। जब उसमें नहीं आता और इमरजेंसी हो तो हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, ट्रॉप आई टेस्ट। वो 2 ओके। से 3 घंटे बाद पॉज़िटिव होता है, शुरू में नहीं होता। जी, क्लिनिकली डॉक्टर को क्लियर हो जाता है कि इसको हार्ट अटैक है। ईसीजी सपोर्ट करती है 70% केसेज़ में। पर जी, क्लिनिकल जजमेंट और ईसीजी की सपोर्ट लेके हम डिसाइड कर लेते हैं इसको हार्ट अटैक है। अच्छे क्लिनिशियन जो होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, एमडी फिजिशियन भी और जो डीएम कार्डियो होते हैं, उनको तो होता ही होता है। अच्छा जी, फिजिशियन, अच्छा डॉक्टर क्लिनिकल सिम्पटम और ईसीजी से डायग्नोज़ कर लेते हैं। मान लो जी, फिर भी शक है, बॉर्डरलाइन है, कोई डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा, तो हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। स्ट्रेस टीएमटी होती है, ट्रेडमिल टेस्ट जी, बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट, जी, टीएमटी में आ जाता है। और थोड़ा-सा जी, उससे डिटेल देखना हो तो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। जी। इकोकार्डियोग्राफी से भी आइडिया लग जाता है कि इसको हार्ट अटैक हो चुका है और डैमेज हो हुँ, चुकी है। तो ये तो है प्राइमरी टेस्ट जो पेरिफेरी पे मिल जाते हैं। अब जी। इसके बाद जो एडवांस टेस्ट है और जो 100% ऑथेंटिक टेस्ट है वो एंजियोग्राफी। वो एंजियोग्राफी। आजकल यानी कि छोटे स्टेशन में आज से 10 साल 15 साल पहले सिर्फ कैपिटल सिटी में, मेट्रो सिटी में मिलता था। अब डिस्ट्रिक्ट जी, हेडक्वार्टर में यूज़ली अवेलेबल है एंजियोग्राफी। जी, एंजियोग्राफी क्या होता है, उसमें जो एक टिपिकल कैथ नलकी से डालते हैं, अंदर कैथेटर डालते हैं, एंडोस्कोप जी, डालते हैं, हार्ट के अंदर चल जाए, तीनों नाड़ियों के अंदर डाई डाल देते हैं। टिपिकल जी, कलर डाइड होती है, वो डाल देते हैं, उससे उसका ग्राफ ले लेते हैं, तीनों नाड़ियों का ग्राफ ले लेते हैं। जी, तीनों डाई का डेप्थ पिक्चर देख लेते हैं, ग्राफ आ जाता है, कहाँ ब्लॉकेज है, कितनी है और क्या करना है, उससे प्लानिंग हो जाती है। जैसे जी, सिंगल आर्टरी है, थोड़ी ब्लॉकेज है, तो उसमें कैथेटर डाल के, बलून डाल के उसको फुला के रख देते हैं, खुल जाती है। जी। अगर नहीं खुलने वाली, उसमें कैल्शियम जमा हुआ है, तो स्टेंट डाल हुँ, देते हैं। तो स्टेंट की भी एक लिमिट होती है, या तो 1 स्टेंट डालते हैं या 2 स्टेंट डालते हैं, 2 ब्लॉकेज है। मल्टीपल जी, ब्लॉकेज है, एक ही नाड़ी में या 2 नाड़ी में ब्लॉकेज है या तीनों नाड़ी में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज बहुत सिग्निफिकेंट है, फिर हम स्टेंट ट्राई नहीं करते, फिर सीधा एडवाइस करते हैं इसका बाईपास कर दें। तीनों नाड़ियों का जो एरिया डिस्टर्ब ब्लॉक है उसका बाईपास बना दिया जाए। नई वेन लगा दीजिए, नई रास्ता नया बना दीजिए। उसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट बोलते हैं। जी, वो यानी एंजियोग्राफी के बाद डिसाइड होता है। इसको मिनिमम ब्लॉकेज है तो मेडिसिन पे रखेंगे और जी, ब्लॉकेज सिंगल ब्लॉकेज है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो बलून डाल के उसको फुला के देखते हैं, वो खुल जाती है। जी, उससे जी, ज़्यादा है तो स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट की एक जी, लिमिटेशन होती है, 1 डालते हैं या 2 डालते हैं। या यंग पेशेंट है तो 3 भी डाल देते हैं, लाइफ उसकी प्रोलॉन्ग करनी है, तो जी, बाईपास नहीं करनी तो यंग पेशेंट स्टेंट उसमें ज़्यादा ट्राई की जा सकती है। अगर ओल्ड जी, मैन है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, दिक्कत ज़्यादा है तो बाईपास करते हैं। हाँ बाईपास जी, 100% रिजल्ट देता है, क्योंकि नाड़ी ही नई लग जाती है, रास्ता ही नया बन जाता है, वो लंबे टाइम चलता है।
स्टेंट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, पर जब ऑप्शन नहीं होता तो हम बाईपास करते हैं। तो बाईपास इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड। जी जितनी ब्लॉकेज है उनको बाईपास कर दिया जाता है। तो दैट इज नॉट अ क्रॉनिक आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ये सीजीएस बोलते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में, हार्ट अटैक को लेकर उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें ये प्राइमरी प्रिवेंशन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जी अगर पब्लिक को अवेयर किया जाए, पेशेंट को अवेयर किया जाए, टाइमली डॉक्टर के पास हो, उसको एजुकेट किया जाए, तो बहुत अच्छे जी। रिजल्ट आते हाँ हैं। जी। यानी कि इसको लाइफस्टाइल डिजीज ही बोलते हैं। पेशेंट जी के जी। हाथ में होता है कि अपनी वो बीमारी कितनी कम कर सकता है। हाँ जी। कितनी कम कर सकता है उसके अपने हाथ में। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि हर चीज दवाई के हाथ में नहीं होता। कई बार डिजीज को हम लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए कहते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट से उसकी मेडिसिन कम हो जाती है, डिजीज कम हो जाती है, हम उसको हम्म। क्योर से कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि जी हाइपरटेंशन, एंजाइना है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ये क्योरेबल हम्म। नहीं है, कंट्रोलेबल है। इसको हम जी ये नहीं बोलेंगे, डॉक्टर कभी नहीं बोला क्योर कर दिया। डॉक्टर हमेशा जी। बोलेगा हमने कंट्रोल कर दिया। उस कंट्रोल हम्म। में मैक्सिमम रोल पेशेंट का होता है। पेशेंट हमारे साथ कितना मिलके चलता है, हमारी बात कितनी मानता है। जी अगर डॉक्टर साहब। बात मानता है तो उससे दवाई भी कम हो जाती है, कंट्रोल भी बेटर हो जाता है, और उसकी हम्म। लाइफ प्रॉन्ग भी हो जाती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जी पाता है। तो हम्म। प्रिवेंशन क्या क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस है। जी। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आती है सैर। सैर हम्म। की डेफिनेशन होती है, लोग टहलते हैं सैर में, उसको सैर नहीं बोलते, टहल के आगे जी। सैर बोलते हैं, ब्रिस्क वॉक। ओके। सर्दी हो या गर्मी हो, सैर हम्म। इतनी करनी है या इतनी स्पीड से करनी है, पसीना आना चाहिए, ओके। उसको सैर बोलते हैं। टहल के आप हम्म। 2 किलोमीटर आ जाओ, 1 किलोमीटर आ जाओ, 5 किलोमीटर, उसको नहीं सैर बोलते। सैर उसको जी बोलते हैं जिसमें आपको पसीना हो, स्पीड अच्छी हो। और किलोमीटर उसके अपनी एज के हिसाब से, अपने उसके नी कितने काम करते हैं, कितनी उसकी बॉडी साथ करती है, उसके हिसाब से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना कर सकता है, किलोमीटर मैटर नहीं करते, उसको करना मतलब स्पीड डिस्टेंस से। मैटर नहीं करता, पसीना, बॉडी का पसीना पसीना मैटर आना करता है। चाहिए, पसीना आना चाहिए, उसको सैर बोलते हैं, उसका यूजफुल जी सैर बोलते हैं, उसकी यूटिलिटी होती है। क्या जी, जी। मैं टहल के आ गया 3-4 किलोमीटर, वो इधर से उधर चला गया, उधर से, उसको सैर नहीं। हम्म। जी नंबर वन तो ये। नंबर जी। टू है वेट कंट्रोल। जी। मोस्ट क्रूशियल फैक्टर जो आज की डेट में है, जो इंडियन हम्म। पॉपुलेशन में सबसे बहुत बुरी तरह फैल रहा है, ओबिसिटी है। बिल्कुल। उसके कारण लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, हैवी जी जी। डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीजें वेट ओबिसिटी में ऐड हो जाती बिल्कुल। है। ओबिसिटी इज ए कम्प्लेक्स, ये सारी चीजों को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को, एंजाइना को, किडनी डिजीज को, सभी चीजों जी को। तो जैसे हम पंजाबी में बोले, जो मोटापा है जड़ है बीमारियों का। अगर बिल्कुल। मोटापा आदमी कम कर लेना, हर बीमारी, हर चीज कम हो जाती है, मोटापा। और जी लाइफस्टाइल जी। बहुत कम हो। हाँ हम जी। पब्लिक का इलाज, डॉक्टर, हम जैसे मैं कभी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, कभी माल मार्केट में जाता हूँ, कभी भी जनरल देखते हैं ना, एक हम हम्म। इंडेक्स देखते हैं, लोग कितने मोटे, लोग कितने हैं। रूटीन में जैसे जी हम अच्छी एरिया में जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, माल माल हम रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं, बीइंग ए डॉक्टर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, 60-70 लोग obese होते हैं। जी। एज क्या है, 20 साल का भी ओबीज मिलेगा, 30 साल का भी ओबीज मिलेगा, 40 साल का भी ओबीज है, 50 साल का भी ओबीज है, बच्चा भी ओबीज है, लेडी भी ओबीज है, हम्म। डिस्टॉर्टेड होंगी, यानी फैट जगह जगह जमा हुआ होगा। तो ये जी यानी ओबेसिटी बहुत मेजर रिस्क फैक्टर हो गया, और इंडियन लाइफस्टाइल जो अब बन रहा है पिछले 10-15 साल से, इसकी बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन। तो इसमें जी सारी जरूर। चीजें आ जाती है, जंक फूड भी आ जाता है, फास्ट फूड आ जाता है, हैवी मील्स आ हम्म। जाती है, हैवी जो आइसक्रीम्स हैं, जो बहुत हैवी आइसक्रीम, चॉकलेट्स, और ये सारा कुछ ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करता जी जी। है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आदमी के हाथ में है ना, स्मोकिंग। जी। स्मोकिंग का एक कश या 100 सिगरेट या 100 सिगरेट या 1000 सिगरेट, सब कुछ हम्म। माड़ा है, एक कश भी माड़ा है। एक जो जी हम धुआं बाहर देखते निकलता है ना, वो 10%, 20% निकलता है, 30% निकलता है। बाकी जो धुआं उसके परमानेंट लाइफ का पार्ट बन जाता है, उसके फेफड़े का पार्ट बन जाता है। जी। वो फेफड़े का पार्ट बन के आगे उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट हो हम्म। जाती है। ये स्मोकिंग बहुत डेंजरस एक रिस्क फैक्टर है, जो 100% अवॉइड किया जा सकता है, जिसके लिए उसने अपने हाथ से पीनी है, और हाथ से अपने डिजीज को पालना है, अपने जी हाथ डॉक्टर में। साहब। ओबेसिटी भी उसके हाथ में है, उसने अपने हाथ में चीज लेके खानी है, उससे ओबिस हम्म। बनना है।
अपने लाइफ स्टेज हॉबीज बनते हैं। ऐसे स्मोकिंग भी कोई आपको दूसरा पिलाने नहीं आएगा, आपके मुंह पे उंगली नहीं लगाएगा, आपने अपने हाथ से पीनी। और स्मोकिंग बिल्कुल। ऐसी 100% चीज है जो बॉडी से बाहर नहीं निकलता धुआं। कितना हम्म निकलता है हमें वो दिखता है, बाकी धुआं हम्म अंदर परमानेंट बॉडी का पार्ट बन जाता है और लाइफ पूरा लॉन्ग पार्ट। लंग रहता को है। डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, हर जगह उसका साइड इफेक्ट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। उसके बाद है अल्कोहल। जी। अल्कोहल बीइंग के डॉक्टर मैं आपको एडवाइस करूँ, हम इसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। हैवी हम्म अल्कोहल मना करते हैं हम। मॉडरेट हम्म, अल्कोहल 1 या 2 ड्रिंक वी कैन टेक। जी सफिशिएंट पीरियड में 1 या 2 ड्रिंक को ले सकता है, स्लोली विद इन हाफ एन जी। आवर और 1 या हाफ एन आवर 1 2 ड्रिंक। और हेल्दी हम्म, उसके साथ हेल्दी स्नैक्स लेने होते हैं, सलाद लेना जी। होता है। यानी कि हाँ जी उसमें हाँ जी। जैसे भुजिया वगैरह या हैवी ऑयल चीजें या डीप फ्राइड हम्म, या नॉन, वो नहीं लेना चाहिए। बेसिकली ओके। सलाद और लाइट चीजें प्रेफर करनी चाहिए। हम्म उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये जो इसमें हम्म यानी कि फ्रूट्स का बहुत अच्छा रोल है। हम हम्म, फ्रूट नंबर फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बॉडी के लिए, हर चीज के ऑर्गन के लिए यूजफुल होते हैं। और जी टेक्निकली उनको डिवाइड करते हैं हाई कलर्ड फ्रूट। जितना डार्क जी। कलर का फ्रूट होगा उतना बेनिफिट देगा। ओके। जैसे आप संतरा है हाई कलर्ड होगा, अनार है हाई कलर्ड होगा, कीवी है हाई कलर्ड होगा। मतलब गहरे हम्म रंग का फूड मतलब वो उतना ही आपको बॉडी को फायदा करेगा। उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। जितना डार्क कलर फूड होगा उतना बेनिफिट। ऐसे सब्जियों जी का है, सब्जी भी जितनी डार्क कलर की होगी उतनी उतनी यूजफुल होगी। जी। कैटर गई उसमें 70% सब्जियां आ जाती, 70% फ्रूट आ जाते हैं। 30% हम्म, फ्रूट हम टेस्ट के लिए खाते हैं। 60 70% बिल्कुल। फ्रूट है बहुत अच्छे हैं, उनको अच्छे हम्म, अमाउंट में लेना चाहिए डेली। जी और सब्जियां भी अच्छे अमाउंट में लेनी चाहिए। जी ये डॉक्टर दो साहब। चीजें जो हैं बहुत अच्छे। और जूस कभी नहीं पीना चाहिए। जी। एडल्ट पर्सन को जूस कभी नहीं लेना चाहिए। शरबत हम्म या सिरप जो होते हैं ये नहीं पीने चाहिए। हम्म, जूस का यूज जी होता है सिर्फ बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। जूस अवॉइड जी करते हैं। और जी। जूस की जगह जैसे कोल्ड ड्रिंक, हम कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक जो ये भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हम एडवाइस जी करते हैं नींबू पानी, छाछ जो बोलते हैं, वो मक्खन निकाल के बनती है छाछ, मिल्क। छाछ। जी। हाँ, लस्सी बोलते हैं, छाछ लस्सी। छाछ बोलते हैं ड्रिंक्स में। और जी। कोकोनट, जो कोकोनट का वाटर होता है, कोकोनट वाटर, ये 3 ड्रिंक्स बहुत अच्छे होते हैं लिक्विड हाँ में। जी। कोल्ड ड्रिंक हम एडवाइड करने को बोलते हैं, हर तरह का कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड कोई भी कोल्ड ड्रिंक का नहीं लेना होता। जी जी। ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत यूजफुल ड्राई फ्रूट बताते हैं आपको। उसमें एक तो बादाम आता है, एक अखरोट हम्म, आता है, एक अंजीर, जी। एक चौथा पिस्ता आता है। ये 4 ड्राई हम्म, फ्रूट बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। जी। बादाम, हम्म, अखरोट, जी पिस्ता और अंजीर। इन 4 ड्राई जी। फ्रूट के अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट डॉक्टर एडवाइस नहीं करता। बाकी सब ड्राई फ्रूट के नुकसान हैं, इनके फायदे ही फायदे हैं और यूजफुल है। जी। इसके बाद आ जाता है कुकिंग ऑयल। हम्म, कुकिंग ऑयल में बहुत लिमिटेड चॉइस है। जैसे जी सबसे मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला इंडियन यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। जी। सरसों का बहुत तेल। किचन में बहुत यूजफुल है। नंबर 2 जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है जिसकी, राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं, चावल के हम्म, छिलके का तेल, बहुत यूजफुल। थर्ड जी होता है ऑलिव ऑयल, जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए कॉस्टली है। ऑलिव ऑयल भी बहुत यूजफुल है, थोड़ा कॉस्टली जी होता है। 3 ऑयल हम जी एडवाइस करते हैं, इसके अलावा ऑयल नहीं एडवाइस करते। जी जी। देसी घी, बटर नहीं। आप टेस्ट के लिए कभी लेना है देसी घी लो, बटर लो, पर हम्म, कॉमन 90% चांसेस आपने मील में यही यूज करना चाहिए। बट मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इंडियंस के लिए ज्यादा सूट नहीं करता, कॉस्टली होता है। बाकी हम्म, बटर है या मक्खन है या देसी घी है, वो कभी कभी आप टेस्ट के लिए यूज करते जी। हैं। और उसके बाद जो होता है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, हार्ट का मरीज है, किडनी का मरीज है, उसको हम्म, नमक की मात्रा एक आम पर्सन से 30% कम लेनी चाहिए। जी। उसके लिए टाटा कंपनी ने एक बहुत बढ़िया इसके लिए प्रोडक्ट निकाला हुआ है, टाटा लाइट के नाम से। लाइट। प्रोटीन जी पैकिंग मिलती है, सभी करियाना की सब शॉप में मिलती है, टाटा लाइट। जी जी। उसमें सोडियम कम, टेस्ट नॉर्मल होता है, सोडियम कम होता है। सोडियम ओके। कम होने से हार्ट को बेनिफिट मिलता है, बीपी को बेनिफिट मिलता है, किडनी को बेनिफिट। टाटा लाइट के हम्म, नाम से आता है, किलो की पैकिंग मिलती है, सेम जैसे दूसरा साल्ट मिलता है। और जी जी। साल्ट हमेशा पैकिंग वाला लेना चाहिए,
कभी भी जो हम सेंधा नमक, काला नमक ये खाते हैं वो सब गलत होता है। जो जी पैकिंग में साल्ट होता है वही लेना चाहिए, उसमें आयोडीन होता है, आयोडाइज्ड होता है, बॉडी के लिए बहुत जरूरी तो आयोडीन भी। तो हार्ट वालों जी भी टाटा, हार्ट का, किडनी का, ब्लड प्रेशर पेशेंट है उसके लिए स्पेशल साल्ट है, टाटा लाइट के नाम से आता है। किलो की जी रूटीन पैकिंग होती है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती उसकी। टाटा लाइट साल्ट यूज करना चाहिए। इसके बाद ये है, हमारा लाइफस्टाइल इतना क्रूशियल हो गया है, हमारे वर्किंग आवर्स, मोबाइल के आवर, टीवी के आवर, न्यूज़पेपर के आवर, सोशल हाँ लाइफ के जी आवर, इन सब की वजह से हमारी नींद कम हो गई। हम्म हमारी नींद की मात्रा बहुत सफिशिएंट रहनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 7 to 8 आवर्स। इट में भी 2 पार्ट में होगा, अगर दिन में कर लेते हो, रात को टोटल 7 से 8 घंटे होना चाहिए। ये और सभी हमारे को लाइफ, नुकसान है? एज डिफरेंस है सभी को? देखो एक्टिव लाइफ में 7 to 8 होनी चाहिए। जब ओके पर्सन रिटायर हो गया, लाइफस्टाइल उसका कम हो गया, वर्क कम हो गया, तब नींद कम भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। जी पर एक्टिव लाइफस्टाइल में जो पीक है उसकी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ होती है 20 से 40, 7 to 8 58, ट्वेंटी जी से 60 तक प्रोडक्टिव लाइफ है, उसमें 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। जी लाइफस्टाइल ने हमारी नींद बहुत कम कर दी है। जी ऑफिस बिल्कुल आवर है, बिल्कुल फिर मार्केट के आवर है, फिर सोशल आवर्स है कि हमने टीवी देखना है, फिर मोबाइल देखना है। ये सारी चीजों हम्म ने अपनी जो नींद बहुत कम कर दी। और मेडिकल जी हम एडवाइस करते हैं 7 से 8 घंटे आपकी प्रोडक्टिव लाइफ, जो 20 से लेके आपकी 60 साल तक प्रोडक्टिव लाइफ है, उसे 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए। जी जी उसके लिए एडवाइस है, ये तो हो गई प्रकाशन। एडवाइस क्या है इसके बाद, एनुअल चेकअप होना चाहिए। एनुअल जी चेकअप में चेकअप चेकअप और एमडी होता है, बाकी जनरल बॉडी के सारा एनुअल चेकअप पैकेज आते हैं आजकल, ब्लड जी टेस्ट के, ईसीजी के, टीएमटी के, इको के। जैसे हार्ट के हम्म लिए पैकेज आता है, जैसे आप ईसीजी कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, लिपिड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ईसीजी कराओ, टीएमटी कराओ, इको कराओ। कुछ नहीं लगता है, जी इनमें 2-3 हजार में सारा हो जाता है। जी और जनरल बॉडी टेस्ट चेकअप टोटल करवा लेना चाहिए, एनुअल करवा हम्म लेना चाहिए। 30 के बाद कोई भी डिजीज नहीं तो भी करवाना चाहिए। अगर आप हम्म पर्सन को डिजीज होगी, ब्लड प्रेशर है, एंजाइना है, हार्ट अटैक है, तो एक टेक्निकल हम्म एडवाइस रहती है, दवाई डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से लेनी चाहिए और रेगुलर लेनी चाहिए। इससे ये जी नहीं कि एक बार एक किसी डॉक्टर से ले लिए, दोबारा किसी और डॉक्टर पे चले गए, पर्ची नहीं बनवाई, पर्ची नहीं। हम्म, इसको हम पर्ची वाला डॉक्टर, वही मैं आगे में वर्ड बोला था, पर्ची वाला मरीज नहीं होता है, ये फाइल वाला मरीज होता है। उसे जी जी जब डिजीज स्टार्ट होगी और टिल डेथ, हम्म उसको ये लाइफ लॉन्ग उसको रिकॉर्ड रखना होता है, रेगुलर उसको जी चेकअप कराना होता है, पुराना रिकॉर्ड दिखाना होता है नए डॉक्टर को, और आगे फॉलो हम्म रेगुलर रखना जी जी डॉक्टर साहब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, मतलब जो एंजाइना है, हार्ट अटैक, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में थोड़ा बताएं। है। ट्रीटमेंट जो प्रिवेंट, इसमें ट्रीटमेंट में कई चीजें आ जाती हैं, जो एक तो है भी, हमने बताया ना भी, यानी कि उसका एंजियोग्राफी में क्या आता है या हम्म ईसीजी में क्या था, उससे डिसाइड करते हैं। अगर अंजाइना सिंपल आ रहा है तो हम ड्रग्स देते हैं, सिंपल ड्रग्स होती हैं, 1-2 ड्रग देते हैं उसमें, जी यानी कि बीपी कंट्रोल, पल्स को कंट्रोल और बीपी कंट्रोल करने के लिए, जी एक खून को पतला करने के लिए देते हैं, एक हम्म कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए देते हैं। ये 3 ड्रग जी लेने से जीना खत्म हो जाता है। और उसमें जी लाइफस्टाइल का रोल रहेगा, लाइफस्टाइल हम्म कैसा रहा, रेगुलर मेडिसिन लेता है कि नहीं लेता। ये 3 ड्रग्स होती है। जी आप उसमें बीपी की मेडिसिन, खून पतला करने की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, और नाड़ी खोलने की, नाइट्रेट्स बोलते हैं, जी उस 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं, उससे एंजाइना ठीक हो जाता है। और हार्ट के पेशेंट को शुरू में हम यही दवाइयाँ देते हैं। और इन हम्म मेडिसिन से, रेगुलर एक्सरसाइज से, रेगुलर प्रेस से, रेगुलर यानी एक्टिविटी जो एडवाइस करते हैं, और रेगुलर जी मेडिसिन, और मेडिसिन लेनी कितनी है डॉक्टर डिसाइड करे। टाइम टू टाइम बुलाएगा, हफ्ते बाद बुलाएगा, 15 दिन बुलाएगा, महीने बाद बुलाएगा, 2 महीने में बुलाएगा, डॉक्टर डिसाइड जी करेगा। ब्लड प्रेशर के बाद कितनी दवाई लेनी है, एंजाइना के बाद कितनी लेनी है, हार्ट अटैक के बाद कितनी लेनी है, हार्ट अटैक को रोकने के लिए कितनी लेनी है, वो मेडिसिन का रोल है। अगर हार्ट जी अटैक हो गया है, उसके बाद प्राइमरी लेवल पर, छोटे लेवल पे क्या इलाज कर सकते हैं, यहाँ एंजियोग्राफी नहीं है, एंजियोप्लास्टी नहीं है, उसके लिए जी ड्रग, 2 तरह की 2 ड्रग्स आती हैं। पहले तो हम शुरू में यही प्राइमरी लोडिंग डोज देते हैं, खून पतला करने वाली, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और नाड़ी खोलने वाली दवाई की लोडिंग डोज देते हैं, 4 टेबलेट होती है, इकट्ठी दे देते हैं। हाँ जी उसके साथ साथ 2 तरह के अटैक आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, एक जी 1000-1200 का आता है, एक 20,000 के आसपास का। जी वो अर्ली आवर्स में दे के हम नाड़ी को खोलने की ट्राई करते हैं, और बहुत से केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है।
जी, एक तो कॉस्टली नहीं है, 1000-1200 का है, दूसरा 20,000 का है। तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्लियर हो जाते हैं, पर उसके बाद हम वो ठीक होने के बाद भी एडवाइस करते हैं, आप एंजियोग्राफी करा लो। इंटरनल स्टेटस क्या है वो चेक करवा लो। क्योंकि बाहर से हम ईसीजी कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, टीएमटी कर रहे हैं, हार्ट अटैक के बाद। ईसीजी करते हैं, टीएमटी भी करते हैं, इको भी करते हैं, उससे इनडायरेक्ट सारी रीडिंग आती है, इनडायरेक्ट चीजें आएगी। पर हम आजकल लोगों को एंजियोग्राफी बहुत कॉमन इजीली अवेलेबल है, फ्री सेंटर भी बहुत खुल गए हैं, और 5-6 हज़ार की इको एंजियोग्राफी हो जाती है, वो करा लेनी चाहिए। उससे 100% अंदर की डायरेक्ट चीज पता लग जाती है। पर एंजियोग्राफी जी, डिसाइड करती है भी इसका हार्ट अटैक खत्म हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फर्दर जी, दवाइयां दी। अगर उसमें जी, दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, एक आधी ब्लॉकेज, तो उसमें बैलूनिंग कर देंगे, उसको खोल देंगे बलून डाल। अगर ज्यादा दिक्कत है तो स्टेंट डाल देंगे। अगर यंग जी, पेशेंट है, ब्लॉकेज 2-3 जगह है, तो ट्राई कर लेते हैं 2 या 3 स्टेंट, भी बाईपास ना करना पड़े, 2 या 3 स्टेंट डाल देते हैं। यंग पेशेंट 40 के आसपास है, 45 के आसपास। जी, जी, अगर दिक्कत ज्यादा है, मान लो 1 नाड़ी में, 2 नाड़ी में, 3 नाड़ी में, 4 नाड़ी में ब्लॉकेज मल्टीपल है, 5 है, 6 ब्लॉकेज है, ज्यादा ब्लॉकेज, फिर हम बाईपास एडवाइस करते हैं। वो एरिया बाईपास हो जाना चाहिए, ज्यादा ब्लॉक। जी, फाइनल वो टेस्ट वो करते हैं। जी। तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब मेडिसिन का ग्रुप जी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे जी, ही जी, पेशेंट हार्ट अटैक का आता है तो ऑक्सीजन देते हैं। वो 3 बॉडी में एस्पिरिन, क्लोपिग्रेल और स्टैटिन, 3 जो कोलेस्ट्रॉल वाली, खून पतला करने वाली, और बीपी को नाड़ी खोलनी, तीनों गोलियां इकट्ठी दे देते हैं। जी, नाइट्रेट्स देते हैं, हम ड्रिप पे दे देते हैं। और फोर्टमिन जो नशे का इंजेक्शन होता है वो देते हैं, उससे उसका एंजाइटी, पेन सब कम हो जाता है, वो शांत हो जाता है। जी, साथ में बीपी कंट्रोल करने की बहुत कॉमन सी मेडिसिन होती है, टेल्मासार्टन बोलते हैं, बहुत लोग खाते हैं। बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, मेटोप्रोलोल, बहुत कॉमन नेम है। अच्छी कंपनी की वो खानी चाहिए। बीपी की दवाई, हार्ट की दवाई हमेशा अच्छी कंपनी की खानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में दवाइयों का बहुत चक्कर है। बहुत अच्छी कंपनी की, हार्ट की मरीज को बहुत अच्छी कंपनी की दवाई खानी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब मैं एक महत्वपूर्ण चीज जानना चाहता हूँ उसमें कि जो पेन होता है वो पेन पहचाने कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि ये गैस का दर्द है, कुछ लोग कहते हैं दिल का दर्द है, ये कैसे पहचाने? इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो गैस का दर्द तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मिस नॉर्मल होता है, यानी कि मिसलीडिंग फैक्टर होता है। उसमें मोस्टली हम्म, पेन का अटैक जो होता है हार्ट के सबसे नीचे, रेस्टिंग हार्ट दीवार होती है, पेट और हार्ट के बीच में रेस्टिंग वाल होती है, हार्ट हार्ट की, उसमें अटैक होता है तो पेट के सिम्टम आते हैं। जी, जी, बस नहीं तो हम सिंपल एक ही मेथड बोलते हैं, जो पेन कभी नहीं हुआ, वो हम्म, पेन हो रहा है ना, वो हार्ट का पेन। जो ओके, पेन हो रहा है बहुत सीवियर है, जो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझो हार्ट का पेन। ओके, समझाएंगे, इसमें हम उसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं। जो पेन हो रहा है पहले, जो कभी नहीं हुआ, तो छाती में हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ, नए सिरे से हो रहा है, बहुत ज्यादा है, तो हार्ट का पेन। बाकी डॉक्टर की ड्यूटी हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब एंजाइना पेन जो हो है रहा है, सुन लो, पेन हो रहा है छाती में, बहुत जी, सीवियर है, वो पेन पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, तो हार्ट का पेन है। अगर जी, नहीं हुआ है तो हार्ट का पेन, तो डॉक्टर बताएगा, बस आपने डॉक्टर के पास जाना है। जी, ये स्टैंडर्ड वर्ड है, पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, वो पेन पहली बार आया है, पहले कभी नहीं आया है, वो हार्ट पेन। जी, जी। और डॉक्टर साहब एंजाइना के बारे में बताइए कितने प्रकार के होते हैं? ये आपने बताया था पहले भी। एंजाइना वैसे तो डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंजाइना 3-4 तरह के होते हैं टेक्निकली। एक एंजाइना जी, होता है एक्सरसाइज करने पे होता है, स्ट्रेस एंजाइना जी, बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमन एंजाइना, उसको जी, स्ट्रेस एंजाइना बोलते हैं। स्ट्रेस होने पे, एक्सरसाइज होने पे आएगा, रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा, जी, उसको स्ट्रेस एंजाइना बोलते हैं। स्ट्रेस देने पे, हार्ट को स्ट्रेस दिया, हार्ट की डिमांड बढ़ी, खून की सप्लाई कम हुई, हार्ट कंप्रोमाइज हो गया, एरिया कंप्रोमाइज हो गया, तो एंजाइना आ गया। वो रेस्ट करेगा, ब्लड सप्लाई दोबारा मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, उसको स्ट्रेस एंजाइना बोलते हैं। एक अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल जी, एंजाइना क्या होता है, यानी ब्लॉकेज बढ़ने के बाद पेशेंट लेटा हुआ बेड पे, आराम से लेटा हुआ है, दर्द हो रहा है छाती के शुरू, दैट इज नोन हुँ, अनस्टेबल एंजाइना। और जी, थर्ड टाइप होती है, रेयर टाइप होती है, बहुत रेयर होती है, प्रिंज मेटल एंजाइना बोलते हैं, प्रिंज मेटल एंजाइना। उसमें क्या होता है, उसमें ब्लॉकेज नहीं होती,
उसमें नाड़ी में सिकुड़न होती है, टेम्परेरी सिकुड़न होती है, पेन होता है, सिकुड़न खत्म होती है, पेन ठीक होता जी है, उसको प्रिज्मेंटल एंजाइना बोलते हैं। इसके जी बाद एक रेयर टाइप ऑफ एंजाइना होता है, ये जो हम 3 आर्टरी बढ़ा रहे हैं, 3 कॉर्नरीज होती हैं, एक हार्ट के फ्रंट में होती है, एक हार्ट से बैक साइड में होती है, एक नीचे होती है, 3 आर्टरीज होती है। उनके अलावा माइक्रो आर्टरीज, बहुत छोटी आर्टरीज होती हैं जो आगे जाके बनती है, कई बार जी उनमें क्लॉट बन जाते हैं छोटे छोटे, उसमें ब्लॉकेज होते हैं जिसको ना तो डायग्नोज किया जा सकता है, ना जी उसका इलाज किया जा सकता है, यानी कि एक्टिव इलाज नहीं किया जा सकता, दवाइयां तो काम करेंगी, उससे स्टेंट नहीं डालना, एंजियोग्राफी नहीं होनी, कुछ नहीं आना उसमें, उसको माइक्रोवास्कुलर एंजाइना बोलते हैं। दैट इज वेरी रेयर। 90% केसेस में 95% स्ट्रेस एंजाइना ही होता है, 4% जी 3-4% केसेस में होता है अनस्टेबल एंजाइना, लेस देन 1% में होता है प्रिजमेंटल एंजाइना या माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। जी इलाज तीनों अ, सबका सेम, ट्रीटमेंट सबकी सेम। जी डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लास्ट लाइन यही रहेगी, हार्ट का मरीज, एंजाइना का मरीज, बीपी का मरीज, ये पर्ची वाला मरीज नहीं है, फाइल वाला मरीज है। लाइफ बिल्कुल। लॉन्ग उसको रिकॉर्ड कैरी करना चाहिए, सिटी जी चेंज हो जाए, डॉक्टर चेंज हो जाए, कंट्री जी चेंज हो जाए, उसे रिकॉर्ड अपना पास रखना चाहिए। ये जी फाइल वाला मरीज होता है, पर्ची वाला मरीज नहीं। ये मेरा एडवाइस जी है। जी धन्यवाद जी, थैंक यू। शुक्रिया।